गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 9 अक्टूबर है, तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी मेंस और इंटरव्यू और इन कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए वो महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग फिल करते हैं उसे पीटी फैक्ट क्या है उस पर भी हम लोग नज़र डालेंगे। आगे बढ़ने से पहले यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट सेक्शन में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। साथ ही साथ विजिट कर सकते हैं www.yuktiis.in या live.yuktiis.in पर लॉगिन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे विजिट ऐप पर आप विजिट कर सकते हैं, उसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन बॉक्स और टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया जा सकता है। टेलीग्राम चैनल पर लगातार क्विज चल रहा है, आप उसमें भाग लीजिएगा। और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है, बायलैंग्वेज या क्विज होता है, तो आप इसमें शामिल हो सकते हैं। उसके लिए आपको टेलीग्राम पर युक्ति आईएएस टाइप कीजिएगा, युक्ति आईएएस, या तो फिर टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स सेक्शन और फिर कमेंट सेक्शन बॉक्स सभी जगह उपलब्ध कराए जाते हैं, आप उसका लाभ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस का पेपर आंसर राइटिंग कराया गया था, उसका 1-2 दिन के अंदर उसका आंसर एनालिसिस करा दिया जाएगा। तो जो लोग भाग नहीं लिए हैं वो लोग जरूर जाके देखिएगा, चीज़ों को समझिएगा और प्रयास कीजिए आंसर राइटिंग देने का, ताकि आप में इंटरनल डेवलपमेंट हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमास पर हमला हो चुका है, लगातार हमले हो रहे हैं। देखिए यह मानवता दो राष्ट्रों के बीच, जब दो राष्ट्रों के बीच लड़ाइयाँ होती हैं तो उसके बीच अपने क्षेत्रीय अखंडता, राष्ट्रीय संप्रभुता जैसे प्रश्न तो होते ही होते हैं, पर उसके साथ ही मानवाधिकार से संबंधित प्रश्न भी उठ खड़े होते हैं। उसी में एक संदर्भ समझने की कोशिश कीजिएगा। रूस यूक्रेन का मामला हो या इजराइल और फिलिस्तीन का मामला हो, सभी मामलों में कहीं न कहीं मानवाधिकार के जुड़े मामले प्रश्न भी आपको पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर हम बात कर सकते हैं कि कैसे हमास पर हमला के संदर्भ में और भी चीज़ें हैं कि इजराइल पर हमला कैसे हुआ, उस पर कैसे उसका रडार सिस्टम एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिससे वह उस पर पूर्ण विश्वास था, वो कैसे उस पर सेंध लगाई गई, सभी पर चर्चा हम नीचे देखेंगे, समझेंगे। इसी संबंधित न्यूज नीचे है तो उसको हम पहले देख लेते हैं, तो आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। और आप लोगों को लगातार सभी चीज़ें दी जा रही है, उसका लाभ लीजिएगा। चलिए नीचे आ जाइए। हाँ देखिए, यहाँ पर हुआ इजराइल हमास संघर्ष में हवाई सुरक्षा कवच जो आयरन डोम है उसके रहते हमास ने कैसे कर दिया हमला। यह विश्व का सबसे सुरक्षित कवच माना जाता था, तो उसमें भी सेंधमारी कर दी गई है। तो देखिए बात है कि सुरक्षित जो धारणा है वह बिल्कुल ही क्या है, नगण्य मात्र से माना गया। यहाँ पर यह समझने की बात है, जब इससे पूर्व एक बार हमास ने हमला किया था तो यही ड्रोन, आयरन ड्रोन, विश्व के चर्चा का सुर्खियों में चर्चा में रहा था। किसी देश का किसी आंतरिक सुरक्षा स्थापित करने के लिए इस तरह के आयरन ड्रोन होने चाहिए, और बिल्कुल होने चाहिए, पर उसमें भी कुछ सेंधमारी की जा सकती है। तो ये प्रश्न आता है, तो इसने सेंधमारी कैसे की, आयरन ड्रोन सिस्टम क्या है, इसे आप लोगों को देख लेना है, समझ लेना। जैसे आयरन डोम रॉकेट पर हमला करता है तो दूसरे में रॉकेट के रास्ते गति के अपेक्षित लक्ष्य का पता लगाता है। उसके बाद युद्ध प्रबंधन या हथियार नियंत्रण यूनिट्स, जिसे बीएमसी कहते हैं, रॉकेट के मार्ग का विश्लेषण करता है और उसके बाद अनुमान लगा के यह क्या करता है, उस रॉकेट पर अगले चरण में क्या करता है, अपना मिसाइल छोड़ता है, आयरन डोम रक्षा कवच निर्मित करता है। कुल मिलाकर बात यह किया जाए, मान लीजिए कोई शहर यह है, कोई ऐसा पॉइंट है, कोई यह दूसरा शहर है, दूसरा देश का है, बाउंड्री ये है दोनों राष्ट्रों के बीच। अगर ये मिसाइल इस राष्ट्र के भीतर के क्षेत्र में छोड़ता है तो इस क्षेत्र में लगा एयर मिसाइल कवच सिस्टम, जिसे हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, भारत का भी अपना एयर डिफेंस सिस्टम बनाया जा रहा है। तो यह क्या था, इसका जो सिस्टम है इजराइल का, जो जिसे आयरन डोम कहता है, वो मिसाइल छोड़ता है, सेंसर इसके एक्टिव होकर, और इसको रास्ते में ही समाप्त कर देता है, किसी भूमि पर, किसी स्थल पर गिरने से पहले हवा में ही समाप्त कर देता है, जिसका प्रमाण पिछले हमले में देखने को मिला था, जहाँ पर दिन में दिवालिया, रात में दिवालिया मनाई गई थी। देखिए इसी तरह के हमले हुए थे, लगातार बम छोड़ा जा रहा था, इधर से डोम उसका सारे जितने भी हथियार थे उसको गिरा देता था।
पर इस बार यह क्या हो गया गलती, उसे समझने का प्रयास कीजिएगा। यह आपसे ज़रूर समझने की कोशिश कीजिएगा। एयर डिफेंस सिस्टम में कुछ खामियां भी हो सकती है। इस बार हमले में क्या, अगर सॉल्वो रॉकेट हमले, तो यह आपको प्रश्न पूछ सकता है सॉल्वो रॉकेट हमला किससे संबंधित है। तो हमास हमले से संबंधित है, एयर डोम सिस्टम को क्या कर सकते हैं, उसे समाप्त करने से संबंधित है। तो ये सब प्रश्न आपसे पूछ सकता है। यह क्या होता है, तो कम समय में दागे गए कई रॉकेट। इसमें 20 मिनट में, सिर्फ 20 मिनट में 5000 से अधिक रॉकेट हमले किए गए। यही सबसे बड़ा कारण है कि डोम, जो आयरन डोम प्रणाली है, इन हमलों को रोकने में मुश्किल हो गया, क्योंकि रॉकेट कम दूरी के थे और जब जब तक सिस्टम जवाबी हमले करता तब तक वो तबाही मचा चुका था। इसके लिए मान लीजिए कोई रॉकेट छोड़ता तो इस रॉकेट को आने के लिए कुछ समय लगते हैं, कम दूरी के, अधिक दूरी के हो तो और भी समय लगते हैं। पर एयर डिफेंस सिस्टम में एक निर्धारित समय होता है। मान लीजिए 1.2 मिनट 3 मिनट का समय लगे, इसी बीच में यह सॉल्वे रॉकेट जो था वो अपना काम कर चुका था और तबाही लाया। इस हमास हमले में रॉकेट तकनीक को विकसित कर रहा है, जिससे मारक क्षमता बढ़ाई जा सकती है। 2014 के संघर्ष के दौरान हमास ने कई दिनों में 4500 अधिक रॉकेट दागे हैं। ध्यान रखिएगा, यह पहले भी घटना हो चुकी थी। यह सब घटना कहीं न कहीं क्या करता है, टेक्नीक को और भी बेहतर बनाने का प्रयास करने का अग्रसर करता है, ताकि हम और भी डिफेंस सिस्टम को मजबूत करें। तो देखिए, हमले किसी भी प्रकार से हो, इज़राइल के संदर्भ में समझिएगा। इज़राइल के हज़ारों साल का इतिहास रहा है, 2500 साल से जो लड़ाई लड़ रहा अपने अस्तित्व का। एकमात्र जो देश है यहूदियों का, इज़राइल, वो अपने आप को मजबूत करने का प्रयास, इसके ऐतिहासिक साक्ष्य हमारे देश के साथ, भारत के साथ भी जुड़े हुए हैं। वो इसके कुछ मध्यकालीन भारत के दौरान वो भारत के भूमि पर आया था, शरण लिया था। तो इज़राइल हमारा घनिष्ठ मित्र भी माना जाता है। तो इसके संदर्भ को अच्छे से देखिएगा। हालांकि इसके की नोट्स जब दिया जाएगा, सारी चीज़ों को मैं अवेलेबल करा दूंगा। PDF अवेलेबल दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का हो जाएगा, 6 का, 7 का, 8 का। तो आप लगातार जुड़े रहिएगा, आपको की पॉइंट भी दे दिए जाएंगे। कुल मिलाकर बात आगे हम लोग करते हैं। चलिए, अब है कि जातिवार गणना के मुद्दे पर राहुल गांधी ने खींची राजनीतिक लकीर। देखिए, बिहार में राजनीतिक गलियारों से जो निकला है जातिगत गणना सर्वे, वो अब राष्ट्रीय स्तर पर विमर्श का कारक बन गया। राहुल गांधी जी ने बार ये बातें की जा रही है, तो अब केंद्र शासित प्रदेशों में भी जातिगत गणना सर्वे कराया जाएगा। तो यह देखिए, दो तरफी, मैंने लगातार इस पर बात किया है। कल भी दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस के प्रश्न में यह प्रश्न पूछा गया था कि जातिगत जनगणना क्या आरक्षण या विकास का एक मानक माना जा सकता है। तो यह भी समझने का प्रयास कीजिएगा कि जाति और जाति आधारित जो सर्वे है, वो किस रूप से भारतीय राजनीतिक परिदृश्य को बदलेगा। पहले धर्म आधारित वर्ग आधारित राजनीतिक सुदृढ़ीकरण होता था, अब जाति आधारित सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। तो कुल मिलाकर बात किया जाएगा, हम पहले पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष के मुद्दे पर न्यूट्रल है संविधान, पर अब जात विशेष को लेकर जब हम सर्वे करते हैं तो बहुत से सामाजिक आर्थिक नीतिगत निर्णय हमको लेने की आवश्यकता होगी। उसी संदर्भ में समझने का प्रयास कीजिएगा कि आने वाले समय में इसके सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट में हम यह केवल मान सकते हैं कि हमें सामाजिक आर्थिक जनगणना प्राप्त होगा, जिससे हम योजनाओं को क्रियान्वयन बेहतर तरीके से कर पाएंगे। व्यक्ति व्यक्ति तक जिस वर्ग में यह कमियां हैं, वहां तक हम पहुंचने का प्रयास है जो दावा किया जा रहा है। पर नेगेटिव इम्पैक्ट देखिएगा, यहाँ पर भारतीय जातियों का राजनीतिकरण प्रारंभ होगा, जिससे हम और भी जातीय समीकरण बनाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ जाति लामबंदी और गोलबंदी की स्थिति बढ़ेगी। साथ ही साथ और भी हमें नेगेटिव इम्पैक्ट के तौर पर देख सकते हैं, जैसे ही जातीय संघर्ष बढ़ेगी तो पुनः इस प्रक्रिया में बाहुबल और राजनीति का बाहुल्यीकरण और अपराधीकरण बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा, जैसे 1970-80 के दशक में हुआ करता था, राजनीति में अपराधीकरण या अपराधी का राजनीतिकरण, आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं यह पुनः वर्गित होगा, पुनः बढ़ेगा।
क्योंकि इसके अंश वही संदर्भ को दिखाते हैं। तो कुल मिलाकर बात की जाएगी, इसके संबंधित की पॉइंट आप लोगों को दिया गया है दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस में, जाकर उसे देख लीजिएगा और आप लोग उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। मात्र 999 में आपको सारी समस्याओं का समाधान ढूंढेगा। 60 से 70% सिलेबस को आपको करेंट से जोड़कर यह पढ़ाता है दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस। और यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस, कोई भी बीपीएससी, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, आरएस, राजस्थान, छत्तीसगढ़, किसी भी स्टेट के आप स्टूडेंट हो, किसी भी टॉपिक का करेंट एस्पेक्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा, आप चीज़ों को एग्ज़ाम हॉल में सही तरीके से डिलीवर नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस कवर करना चाहिए। साथ ही साथ आपको उसमें वीकली संडे को टेस्ट भी लिया जाता है। जो मान लीजिए एक हफ्ते का टेस्ट होता है 6 दिन की क्लासेज में, 7वें दिन टेस्ट होता है, फिर 8 से लेकर आपको 14 तक क्लासेज होंगी। सॉरी 14 नहीं, आपको हाँ 16 दिन, 14 दिन क्लासेज होगी, फिर 15 को आपको टेस्ट होगा। इसी प्रकार से ध्यान रखिएगा, आपको लगातार आपको टेस्ट, वीकली टेस्ट कराए जाते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह किया जाए, जो आप पढ़ते हैं उसे समझते हैं और समझने के बाद क्या आपको कौन क्या समझ विकसित हुई, इसके आंकने का एकमात्र माध्यम है टेस्ट। इस टेस्ट में जितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे उनकी समस्या उतनी जल्दी समाधान ढूंढी जाएगी। केवल यह कहना कि मेंस में कैसे लिखा जाए, यह कहना कि इसकी शुरुआत कैसे की जाए, किसी आर्टिकल की शुरुआत कैसे की जाए, उसको कैसे एग्जाम ओरिएंट बनाया जाए, वो तभी होगा जब आप टेस्ट दीजिएगा, लगातार टेस्ट दीजिएगा। उसके लिए जितने लोग हैं, की पॉइंट आप लोग को दिया जाता है, समय बचाइएगा और उससे की पॉइंट से अपना की पॉइंट बनाइए और लगातार प्रयास करते रहे। किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो टेक्निकल टीम से बात कीजिएगा, मेरे नंबर को ले लीजिएगा और हमसे डायरेक्ट बात कीजिए कि समस्या का समाधान कैसे निकाला जा सकता है और किस तरीके से आपका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। चलिए आगे हम बात करेंगे। देश का संभवतः सबसे बड़ा यह साइबर अटैक माना जाएगा। रीजन उसके पीछे है कि पेमेंट गेटवे कंपनी होती है बहुत से, उसके खाते को हैक कर 16,180 करोड़ की सेंधमारी कर दी गई, अर्थात उसके खाते से पैसे निकाल लिए गए हैं। तो यह हुआ है कहाँ, महाराष्ट्र के थाने में। थाना एक जगह है थाने, वहां पर एक गिरोह ने पेमेंट गेटवे कंपनी से हैक कर विभिन्न बैंकों के हजारों खातों से 16,180 करोड़ रुपया निकाल लिए। कुल मिलाकर एक वर्ष पहले अप्रैल में कंपनी ने गेटवे जो कंपनी खाते से हैक किए गए 25 करोड़ रुपये निकालने के आरोप लगाए गए थे। शिकायत हुई, उसके बाद मामला जांच हुआ और अब 16,000 करोड़ का यह आंकड़ा बताया जा रहा है कि 16,000 करोड़ यह आंकड़ा पहुंच गया। थाने पुलिस का मानना है कि यह अब तक का सबसे बड़ा साइबर क्राइम हो सकता है। सोच के देखिएगा, कोई साइबर क्राइम जो लोग लगे हुए हैं वो 16,000 करोड़ का भी आपसे ठगी कर सकता है। आपके पैसे को किसी न किसी प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से आप जुड़े होंगे, वहां पर यह चीजें हो सकती है। तो साइबर अटैक के मामले में आपको सुरक्षित रहनी है। तो चलिए, साइबर अटैक को लेकर 2-3 दफा मैं आप लोगों को न्यूज एनालिसिस कराया हूँ, इस पर एक आर्टिकल भी मैं आप लोगों को कवर किया हूँ। तो चलिए, जो पुराने स्टूडेंट होंगे मुझे प्रश्न का उत्तर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। साइबर अटैक किसे कहा जाता है? साइबर अटैक से संबंधित रोकने के लिए सरकारी नीतिगत प्रावधान कौन कौन से हैं, कौन से एक्ट के तहत इसे नियमित किया जाता है, इससे संबंधित केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की योजनाएं कौन कौन सी है। 3 प्रश्न आप लोग उत्तर दीजिएगा, समस्याएं समाधान ढूंढ लीजिएगा। चलिए आगे मैं बात करूं। पीटी फैट के तौर पर 72 वर्ष में लगाया गया भारतीय वायुसेना का ध्वज, तो आप देख लीजिएगा ध्वज एयर चीफ मार्शल। ये पीटी फैट के तौर पर प्रश्न पूछा जाएगा। नए ध्वज का अनावरण वायुसेना प्रमुख जो चीफ एयर मार्शल वी.आर. चौधरी जी हैं, उनके द्वारा किया गया। हालांकि यहाँ पर सीडीएस मौजूद थे, सीडीएस के द्वारा नहीं किया गया। वायु जो चीफ मार्शल हैं वो उनके द्वारा वी.आर. चौधरी जी के द्वारा किया गया। 91 वर्ष से वायुसेना पहले गठित की गई थी और 72 वर्ष पहले अंतराल में वायुसेना ध्वज बदला गया है। तो प्रश्न आपसे पीटी फैट के तौर पर पूछ सकता है, तो अच्छे से इसे देखिएगा। वायुसेना का आदर्श वाक्य है नभ स्पृतम दीपम, अर्थात नभ की ओर छूने की बात किया जाता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो सीडीएस है जनरल अनिल चौहान, वो भी मौजूद थे।
पर चौधरी जी के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। कुल मिलाकर पीटी फैक्ट आप इसको देख लीजिएगा, हालांकि आपको की नोट्स में सब अपलोड होंगे। क्लियर है ना। चलिए, राफेल, भारत में राफेल असेंबल करने की तैयारी हुई है। दासो कंपनी जो फ्रांस की कंपनी, एविगेशन कंपनी है, जो बनाती है आपको आपको राफेल जैसे सैन्य जो अस्त्र है वो बनाती है। तो ध्यान रखिएगा, चौथी और पांचवी पीढ़ी के बीच के लड़ाकू विमानों का बनाने वाला पहला देश बन सकता है। ध्यान रखिएगा, भारत में यह बनेगा जो चौथी या पांचवी पीढ़ी के बीच अर्थात 4.5 सीरीज का यह होगा। ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है पीटी फैक्ट के तौर पर, इसे आप लोग देख लीजिएगा। कुल मिलाकर हम लोग 2027 तक इसकी डिलीवरी शुरू करेंगे। 26 विमानों के लिए नौसेना विभाग ने, ध्यान रखिएगा, तैयारी कर रही है। कुल इस पे भारत में वायुसेना के लिए 114 लड़ाकू विमान खरीदने का विचार कर रही है। यह उत्पादन 2028 के राफेल असेंबली लाइन में इसका शुरुआत हो सकता है। प्रतिवर्ष 24 विमान भेजे जाने की है और 2028 में प्रति विमान जो विमान होगा वो 1000 करोड़ रुपये की अनुमानित कीमत पर है, जिसमें 24,000 करोड़ रुपये बिक्री तब्दील किया जा रहा है। करीब 3,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत इसमें लगेगी। कुल मिलाकर बात की जाए, यह बहुत बड़ा रक्षा समझौता है, जिसमें दासो एविएशन के अध्यक्ष जो सीईओ है एरिक ट्रैफिक 26 राफेल विमानों के लिए भारतीय नौसेना ऑर्डर लेकर बातचीत करने के लिए सोमवार को दिल्ली पहुंचे हैं। कुल मिलाकर यही है कि इससे पीटी फैक्ट बहुत प्रश्न पूछे जा सकते हैं, खासकर बीपीएससी, यूपीपीसीएस और एमपीपीसीएस जैसे एग्जामों के लिए। ध्यान रखिएगा, वनडे एग्जाम तो है ही। चलिए हम और बात करेंगे। देखिए, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित बच्चों को मुफ्त इलाज की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस जारी किया गया है। देखिए, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक बहुत खतरनाक बीमारी है। इससे एक मेरी परिचित भी एक थे जिनका निधन हो गया कुछ वर्ष पहले। ये खतरनाक बीमारी, जिसमें लाइलाज बीमारी से बोला जाता है और ये बहुत खर्चीली बीमारी है। तो यहाँ पर मुफ्त इलाज की बात सरकार को नोटिस जारी किया गया है और याचिका ने इस पीड़ित के रोगों के लिए इलाज राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने के लिए ऐसे विशेष पहचान के लिए पत्र जारी करने की बात की गई है। तो कुल मिलाकर यही बातें हुई कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक वंशानुगत जन्मजात बीमारी है। इसमें मांसपेशियों की कमजोरी के कारण शरीर में संपूर्ण विकास नहीं होता है और उम्र बढ़ता है पर शरीर का विकास नहीं, शरीर बहुत पतला हो जाता है, शरीर में कमजोरी होती है, जिसके कारण अंततः व्यक्ति विशेष का मौत तक हो जाता है। तो इसी में याचिका दायर की, लगातार इसमें आप लोगों को सुर्खियों में रहे होंगे, लोग पैसे संग्रह करते हैं, डोनेट करते हैं। आप बिहार का मामला ले लीजिए, एमपी का एक मामला था केस स्टडी, जहाँ पर बच्चों ने अपने माता पिता ने अपने बच्चों को बचाने के लिए, इस बीमारी से बचाने के लिए आपको क्या किया था, मुहिम चलाया था, जिसमें करोड़ों रुपया के दवाइयाँ होती है, सुइयाँ लगती हैं। तो इसके लिए नीति निर्देशक मांग की गई है। तो देखिए आगे आने वाले समय में क्या होता है, इस पर क्या होगा। तो नेशनल जो सरकार ने जो रेयर डिजीज नेशनल पॉलिसी 2021 के लिए वित्तीय मदद बढ़ाए, ऐसी बात की जा रही है। तो रेयर डिजीज नेशनल पॉलिसी 2021 क्या है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जब मैं आप लोगों को इंद्रधनुष कार्यक्रम पढ़ा रहा था, समझा रहा था, उसमें आपको सरकार के रेयर डिजीज नेशनल पॉलिसी 2021 की चर्चा मैं किया हूं और की नोट्स में आप लोग को मैं अपडेट कर दूंगा फिर से पुनः। तो तब तक आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कब लाया गया, किस उद्देश्य से यह लाया गया, इसमें कितनी बीमारियों की रेयर डिजीज माना गया, तो सभी की चर्चा आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे। इको टास्क फोर्स बटालियन चाह रही है सरकार है। देखिए हुआ क्या है कि गंगा यमुना जैसी नदियों के संरक्षण के लिए और पेड़ पौधों को लगाने के लिए नए वन क्षेत्र विकसित करने के कई राज्य प्रादेशिक सेनाओं जैसे टेरिटोरियल आर्मी की विशेष इकोलॉजिकल टास्क फोर्स तैनात करने की रुचि दे। कुछ वर्ष पहले ये ऐसी इकोलॉजिकल टास्क फोर्स का गठन किया गया था, जो क्या कर रहा था, भू क्षेत्रों के में क्या कर रहा था, पेड़ पौधे लगाता था, साथ ही साथ जो उसे टास्क दिया जाता उसको पूर्ति करने के लिए ये चीजें करती थी। प्रादेशिक सेना इको टास्क फोर्स का गठन पहली बार 1982 में तब हुआ जब चूना पत्थर उत्खनन और वनों की कटाई के लिए मसूरी उत्तराखंड की गंभीर क्षतिग्रस्त पहाड़ी चुनौती सामने आई थी। उत्तराखंड में 1982 में पहली बार ऐसी टास्क फोर्स का गठन किया गया जो प्राकृतिक संपदा का
रक्षा करता था, वो वनों की रक्षा करता था, चूना पत्थर जैसे खनिज का अवैध उत्खनन हो रहा उसको रोकने का प्रयास करता था। तब से लेकर अभी 40 वर्षों में इसने लगभग 88,400 हेक्टेयर भूमि पर लगभग 9.38 करोड़ पौधे लगाए हैं। तो भारत के पर्यावरण विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसी प्रकार के तर्ज पर देखिए टास्क फोर्स गठन करने की बात चल रही है, जिसमें आपको उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड जैसे राज्य भी इसके लिए अपनी हामी भरे। तो जल्द ही इन राज्यों में टास्क फोर्स का गठन होगा। पर्यावरण हितैषी होता है जो टास्क फोर्स जो होते हैं, पर्यावरण संरक्षण के साथ नए हरित वन क्षेत्र को विकसित करने के बीते 40 वर्षों का अपने अनुभव को साझा कर सकते हैं। वनों से संरक्षण, जल संरक्षण के मुद्दे पर इनका स्पेशलाइजेशन है, तो यह कार्य कर सकते हैं। तो यह ध्यान रखिएगा, टास्क फोर्स उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, बिहार जैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो किन राज्यों में यह कार्य कर रहा है, तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार जैसे राज्यों में भी यह टास्क फोर्स पहले से ही गठित किया जा चुका है। तो घाटों की सफाई करता है, गंगा की घाटों की सफाई कर रहा है। यह कुल मिलाकर बात यह किया जाए, गंगा टास्क फोर्स गंगा नदी किनारे तैनात है और स्वच्छ जो गंगा मिशन है उसके तहत एक हिस्से के रूप में काम करता है और शक्ति मंत्रालय के साथ मिलकर यह काम कर रहा है। अगर हम इसकी प्रासंगिकता की बात करें तो यह हमारे पर्यावरण संरक्षण की बात करता है, वो जल वन का हो, जल का हो या भूमि का हो, तीनों स्तर पर यह काम कर रहा है, संरक्षण की बात कर रहा है। तो टास्क फोर्स इसकी प्रासंगिकता के संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप जरूर देखिएगा। अब यूपीएससी के जीएस पेपर 3 में ऊर्जा स्रोत विकल्प के तौर पर देखिएगा, सौर ऊर्जा उत्पादन वैश्विक में 12% हिस्सा भारत रख रहा है। नया डाटा आया, नया सर्वे आया, जिसे जरूर देखिएगा। ऊर्जा क्षेत्र में ऊर्जा थिंक एम्बर एक रिपोर्ट जारी किया, जिसके अनुसार भारत वर्ष 2023 की पहली तिमाही में सौर ऊर्जा उत्पादन में 12% योगदान दे रहा है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन भी इतना ही 12% दे रहा है। तो ध्यान रखिएगा, भारत जो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का गठन किया था उसकी प्रासंगिकता को हम सुनिश्चित कर सकते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से कि कुछ बेनिफिट्स हमको मिले हैं, कुछ सकारात्मक उद्देश्य की प्राप्ति हुई है। जून 2023 में 78 देशों में बिजली डेटा संश्लेषण विश्लेषण किया गया, जो वैश्विक बिजली मांग का 92% पूरा करता है। इस अवधि में सौर ऊर्जा बिजली उत्पादन 16% वृद्धि दर्ज की गई है। तो सौर ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई है। तो कुछ आंकड़े दिए गए, इसे जरूर देखिएगा। लक्ष्य की ओर अग्रसर है भारत 2015 में जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में और फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति जो अल्नादो थे, उनको उनके नेतृत्व में आपको अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन किया गया था और विश्लेषक के तौर पर नेविंग जो रेटिंग एजेंसी है उसने भारत की इस सराहनीय कदम के लिए बातें भी की गई। कोयला उत्पादन में कमी हुई है, धीमी गति आई है। तो कुल मिलाकर हम बात करें सौर ऊर्जा की वृद्धि भारत में वैश्विक औसत से ऊपर है। 26% सौर ऊर्जा का उत्पादन वृद्धि दर्ज की गई है। ध्यान रखिएगा 7.1% बिजली सौर ऊर्जा में पैदा की भारत ने 2023 की पहली तिमाही। वैश्विक बिजली उत्पादन में सौर ऊर्जा 2023 में पहली तिमाही में 5.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये सब आंकड़े हैं, जरूर देखिएगा, जरूर समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे। देखिए आपदा को असर को कम करने के लिए एकीकृत डेटाबेस निर्माण करने की बात करी। यह यूपीएससी के जीएस पेपर 1 और 3 नीतिगत निर्णय और नवाचार से जुड़े होंगे, ज्योग्राफी के पेपर से जुड़े होंगे। तो आपको वहां से प्रश्न पूछ सकता है, आपदा प्रबंधन को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो इसके लिए क्षति जो सिक्किम में बाढ़ आई या तो भूकंप जो नेपाल में आया उसके क्षति जो होती है हमारे आसपास का क्षेत्र, ये इस प्रकार कोई भी डेटाबेस है आपदा को लेकर, ये डेटाबेस बनाने का पहल किया गया। इसके तहत क्या किया गया है, राष्ट्रीय आपदा, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली, जिसमें हम NDMRIS के तौर पर हम इसे देख रहे हैं, जिसमें भारतीय आपदा संसाधन नेटवर्क, जिसे RDRN के तौर पर हम लोग देख सकते हैं, इंडियन डिजास्टर के तौर पर भारतीय इंडियन आपदा के तौर पर देख रहे हैं। वेबसाइट के तैयार किया जिसमें जिला व स्तर पर आपदा संबंधित सूचनाएं और संचारों को संसाधनों का डाटा एकत्रित किया। कुल मिलाकर बात यह किया जाए, जिला स्तर पर इसका प्रयोजित किया जाएगा, जिला स्तर पर इसको क्या किया जाए, क्रियान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस तरह डाटा हम लोग संग्रहित करेंगे। भू जलवायु परिस्थितियों के साथ हम क्या करें, प्राकृतिक आपदाओं को असंवेदनशील तरीके से हम
क्या करेंगे, डाटा इसके एकत्र करेंगे। कुल मिलाकर बात हो रही है कि नए डेटाबेस को तैयार कर हम आपदा प्रबंधन को सुनिश्चित करने का प्रयास जिला बाय जिला हम इसे कोऑर्डिनेट करेंगे, जिससे हम दोनों स्तर पर हम आपदा को सुनिश्चित कर सके और हम आपदा प्रबंधन को एनडीआरएफ टीम को और भी सुरक्षित संसाधन मुहैया करा सके, ताकि समय के साथ हम किसी भी आपदा को सही तरीके से उसे आंकलित, संकलित और उसके लिए बेहतर नवाचारीय कदम उठा सके ताकि असर उसका कम पड़े। तो कुल मिलाकर बात वही हो रही है कि नवाचार डेवलप हो रहे हैं। पीटी फैक्ट के तौर पर भी यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। पहली बार महिला अधिकारी के हाथों में थी वायुसेना के कमान, परेड कमान। तो आपको जो कैप्टन ग्रुप कैप्टन जो शैलजा धामी हैं उनके द्वारा नेतृत्व में किया गया 31 महिला अग्निवीर थे, जिसमें 40 महिलाएं थी। ध्यान रखिएगा, कुल मिलाकर ये आपसे पीटी फैक्ट के तौर पर पूछा जा सकता है। कहाँ आयोजन किया गया था, तो पीटी फैक्ट के तौर पर आप लोग इसे जरूर देखिएगा। पेपर आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दिया जाता है, इसलिए टेंशन नहीं लीजिएगा। आपको पेपर डेली सुबह आपको मॉर्निंग में शेयर किया जाता है। आप लोग एक्टिव खुद रहिए। इसरो ने पूरी की आदित्य L1 के TCM प्रक्रिया। यह भटकने के लिए, जो मार्ग भटकने के लिए यह अपनाया जाता है कि भटके नहीं कोई यान। जब भी मिशन पर जाता है तो कुछ टर्मिनोलॉजी होते हैं, उस टर्मिनोलॉजी को याद रखना है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि जो ट्रांजैक्शनल करेक्शन मनूवर जो है प्रक्रिया सफलतापूर्वक की, जहां कहा गया है कि यह मार्ग में लक्ष्य से भटके नहीं, इसलिए यह प्रक्रिया को अपनाया जाता है, एक्टिव मोड किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रक्रिया 6 अक्टूबर को 2023 को लगभग 16 सेकेंड के लिए की गई थी, जिसमें 29 सितंबर की पूरी की गई। ट्रांस लेक्जेरियन पॉइंट L1 जो पॉइंट है उस प्रक्रिया ट्रैक करने के लिए किया गया था। पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर पर L1 अंतरिक्ष में स्थित वह स्थान है जहां पर क्या है, जहां पर हम सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल समान है। कुल मिलाकर ऐसा पॉइंट है, यह ऐसा पॉइंट है पृथ्वी और सूर्य के बीच एक ऐसा पॉइंट है जहां पर दोनों का गुरुत्वाकर्षण करते क्या होता है, समान होता है। तो इस पॉइंट पे दूरी जो है, इस पॉइंट की दूरी पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर है। तो ध्यान रखिएगा, इसी पर जाकर L1 जो हमारा सूर्य मिशन है वो इसी पॉइंट पर जाकर अपना अन्वेषण करेगा। तो इसी के संदर्भ में चीजों को देखना है, समझना है। चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए, एक रिपोर्ट आई है, देश में कृषि अवशेष जलाने से बढ़ा है 75% तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। यह आपको यूपीएससी के जीएस पेपर 3 जलवायु परिवर्तन पर्यावरण प्रदूषक के शीर्षक में टैली करेगा। आपको स्टेट पीसीएस स्टूडेंट आप इसे अपने अपने नजरिए से देख लीजिए, अपने ऑप्शनल पेपर, अपने जीएस के पेपर से। कुल मिलाकर बात यह हो रही है कि हम कैसे ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करें, पर ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करें, पर धरातल पर ये देख रहे हैं लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पर पीटी फैक्ट से भी बहुत प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बात की जाए, देश में प्रति वर्ष लगभग 870 लाख टन फसल अवशेष पराली जलाई जाती है। जो अवशेष बच जाते हैं फसल काटने के बाद, जमीन में लगा जो भाग होता है डंठे, उसे हम लोग जला देते हैं पराली के तौर पर। तो ध्यान रखिए, 97% योगदान धान, गेहूं और मक्के की फसल का है। जो ये पराली जलाया जाता है उसमें 3 ही फसल मुख्यतः है जिनका योगदान होता है, जिसमें सबसे ज्यादा किस फसल का है, धान के अवशेष का लगभग 95% प्रतिवर्ष यह होता है जो सर्वाधिक होता है। और बाकी जो शेष है वो आपको योगदान 45% का देते हैं। 10 वर्ष के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 75% वृद्धि दर्ज की गई। जो पंजाब पहले और मध्य प्रदेश दूसरे राज्य पर है। तो आपसे पीटी फैक्ट के तौर पर भी प्रश्न पूछ सकता है, ग्रीन हाउस उत्सर्जन में पराली जलाने के बाद उत्सर्जन में सबसे ज्यादा योगदान किन राज्यों का, तो पंजाब, मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। जिससे लगातार तापमान में वृद्धि होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। आप लोगों को पहले भी बताया गया था कि इस पर आप लोग को नोट्स दिया गया है, इससे नोट्स को संदर्भित समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आगे हम बात करेंगे, बहुत सी चीजें की गई है। तो पराली कैसे जलाया जाए, कैसे कम किया जाए, इसके लिए रिसर्च पेपर डेवलप किया गया। पंजाब सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक राज्य के तौर पर गिना जा रहा है। इसमें कुछ संदर्भ 2020 में कुल कृषि क्षेत्र का लगभग 27% कृषि अवशेष को जलाया गया। मध्य प्रदेश 2014 से 15 प्रभावी नीतिगत क्रियान्वयन के बाद फसलों का अवशेष जलाने में कमी आई, पुनः इसमें वृद्धि दर्ज की गई। तो यह आंकड़े हैं, इसे देखिएगा। कुछ चीजें हैं जिसे हम लोग देख लेते हैं।
हाल ही में जून के माह में, ध्यान रखिए, जून के माह में 19वीं विश्व मौसम कांग्रेस का स्थापना ग्लोबल ग्रीन गैस वॉच G3W की GH ग्रीन हाउस गैस की निगरानी पहल की मंजूरी दी गई ताकि ऊष्मा के अवशोषित करने वाली गैसों को कम करने के जलवायु परिवर्तन के मुकाबला किया जा सके। एक कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया जिसमें G3W नाम दिया गया, जिसके माध्यम से हम ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की निगरानी को हम करेंगे। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, WTO जब WMO क्या है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने WHO के सहयोग से, ध्यान रखिएगा किसके सहयोग से, WHO के सहयोग से जलवायु परिवर्तन प्रभाव के लिए, प्रबंधन के लिए, जलवायु परिवर्तन स्वास्थ्य विज्ञान के लिए बढ़ावा देने की कार्य योजना चला रही है 2023 से लेकर 33 तक, जिसमें हम लोग ग्रीन हाउस गैस के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं कि उसके उत्सर्जन को कम कैसे किया जाए। तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन एक ऐसा गैस, ऐसी गैस तापीय और रक्त तरंगदैर्घ्य या पर विकिरण ऊर्जा को शोषित और उत्सर्जित करती है, जिससे ग्रीन हाउस का उत्पन्न होगा। कुल मिलाकर बात, जितना CO2 बढ़ेगा लेवल, पृथ्वी में अंदर तापमान की वृद्धि होती है। जैसे आप देखते होंगे, आप गाँव में जाते होंगे जहाँ पर एक ऐसा क्षेत्र होता है, प्लास्टिक का घर बनाया जाता है जहाँ फसल उत्पादन किया जाता है। कुल मिलाकर बात वहाँ ये होती है कि अंदर के एक समान तापमान को बनाया जाता है, जिससे फसल में बहुत सी बीमारियों को रोका जा सकता है, बहुत सी चीज़ों को जो खरपतवार होते हैं या कीटनाशक होते हैं उसकी वृद्धि नहीं हो पाती है और फसल का अच्छा उत्पादन होता है। जिसमें बाहरी तापमान से ज़्यादा अधिक तापमान यहाँ होता है, पर वो वनुकूलित होता है, एक समान होता है। वही ग्रीन हाउस गैस का कॉन्सेप्ट है कि हम जो तापमान में वृद्धि कर रहे हैं, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि कर रहे हैं, उसको ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि कर रहा है, जिससे आंतरिक जो तापमान है वो वृद्धि हो रही है, जिससे हम ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे हो रहे हैं, साथ ही साथ और भी मानवीय प्राकृतिक आपदाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो कुल मिलाकर यही बात हो रही है, ग्रीन हाउस गैस के लिए हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं। तो वह पृथ्वी के वायुमंडल प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यह लगातार भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद मीथेन होते हैं, CH4 होते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड N2O और ओजोन O3 जो धरातली ओजोन है, ध्यान रखिएगा ओजोन को यह मत समझ लीजिएगा कि ऊपरी ओजोन, मैंने कभी बताया था जो धरातल पर ओजोन की मात्रा वृद्धि होती है उसमें अगर वृद्धि लगातार हो जा रही है तो वो खतरनाक हो जाता है ग्रीन हाउस गैस के लिए। हम ओजोन मंडल में जाके जिस ओजोन की चर्चा करते हैं, जो पराबैंगनी किरणों को रोकता है, वो नहीं होता है, ठीक है ना। धरातलीय ओजोन की मात्रा में अगर वृद्धि होगी, जो हमारे भूमि से जुड़ा हुआ, हमारे धरातल से जुड़ा हुआ ओजोन गैस है, उसमें अगर वृद्धि होगी तो वो ग्रीन हाउस गैस को प्रभावित करेगा और उससे हमें क्या करेगा, हमें बहुत से चिंताओं पे ला देगा। अब कुल मिलाकर बात की जाए, ग्रीन हाउस गैस को अंकुश लगाने के पहल किया गया है। तो वैश्विक पहल में पेरिस समझौता है, सतत विकास लक्ष्य है, दो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, हम लोग काम कर रहे हैं और दोनों पर मैं चर्चा किया हूँ। कोप सम्मेलन हुआ था जिस पर मैंने लगातार 26-27 तक कोप सम्मेलन 27 तक की चर्चा की थी, जिसमें पेरिस समझौता भी चर्चा किया। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसका मैंने आप लोग दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस में चर्चा नहीं किया हूँ। बस आप लोग डिपेंड नहीं करते, आप लोग को विश्वास नहीं होता है कि क्या दैनिक जागरण आपकी सफलता करा सकता है, पर आप लोग कंफ्यूज होते हो। आप लगातार 1 साल की न्यूज़ को आप पढ़िएगा, देखिएगा, केवल जो आपको लगभग 190 PDF दिए गए हैं दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस का, अगर उसी को बार बार रिवाइज करते हैं, उसी से आपका अधिकतर टॉपिक कवर हो जाएगा। पेरिस समझौते को अच्छे से समझाया गया, सतत विकास लक्ष्य पर आपको नोट्स अवेलेबल कराया गया, ये सब चीज़ें आप लोग देखिएगा। और हाँ, एक और नोट आप लोग को बताना था, मैगजीन इस हफ्ते तक आप लोग को अपलोड कर दिया जाएगा। मैगजीन के जो आपको मैगजीन का जो आपको बात की गई थी कि युक्ति यही सब आप लोगों के लिए मैगजीन लेकर आएगी, वो मैगजीन पब्लिश कर दिया जाएगा। आपको ऐप पर जाके आप उस मैगजीन को मासिक 21 रुपये माह से खरीद सकते हैं और साल का ये 200-250 रुपये मात्र इसका प्राइस रखा गया है। साल भर इसको लीजिएगा मात्र 21 रुपये के मासिक मूल्य पर। तो इससे सस्ता कुछ नहीं हो सकता है। मैगजीन देखिएगा, रिव्यू कीजिएगा, आपको सारे समाधान देंगे जो आपके लिए एग्जाम है। उसमें क्या किया गया है,
मेंस ओरिएंट भी चीज़ें दी गई हैं, पीटी ओरिएंट भी चीज़ें दी गई हैं और एक इंटरव्यू ओरिएंट चीज़ों को कवर किया गया। तो यह पीटी, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्तर पर चीज़ें आपको तैयारी करवाएगा, तो इसे ज़रूर जाके देखिएगा। अब राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग प्रयास क्या कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस को कम करने की जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य योजना चला रहे हैं, इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान भी चला रहे हैं। तो जाइएगा, की नोट्स आपको दिया गया है, सभी को जाकर ऐप पर देख लीजिएगा। जो लोग नहीं पैक खरीदे वो नहीं देख पाएंगे। सीधा सा मतलब है, आपको कुछ इन्वेस्ट करना होगा। मात्र साल का 999 रुपये आपसे लिया जा रहा है। इसमें आपको की नोट्स भी दिया जाएगा, टेस्ट भी लिया जाएगा और एनालिसिस भी कराया जाएगा। और आपको विश्वास मानिए, आपके एग्जाम का 60 से 70% टॉपिक को कवर करेगा। लगातार हम इस पर बात करते हैं और इसको चीज़ों को कवर कीजिएगा। चलिए आगे बात करें। देखिए, जातीय जनगणना जरूरत या सियासत, इस पर बहुत सी चर्चाएं किया जा चुका है। मैं लगातार इस पर बात कर रहा हूँ। यह यूपीएससी की जीएस पेपर 2 सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और सरकारी नीतियों से संबंधित टॉपिक में पूछ सकता है। साथ ही साथ स्टेट पीसीएस वाले स्टूडेंट अपने अपने सिलेबस के अनुसार चीज़ों को टैली कर लेंगे। देखिए, लगातार जातीय गणना, और देखिए दो संदर्भ समझिएगा। जब राज्य में जातीय सर्वे की बात होगी तो यह सर्वे कहलाएगा, और केंद्र के स्तर पर जब जाति गणना की बात होगी तो जातिगत जनगणना कहलाएगी। क्योंकि जनगणना राज्य नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके अधिकार क्षेत्र का नहीं, यह राज्य का विषय नहीं, यह केंद्र का विषय है जनगणना कराना। ठीक है ना, तो टर्मोलॉजी में कभी मत फंस जाइएगा। गणना कौन करेगा, सर्वे कौन करेगा, राज्य करेगी, राज्य सरकारें करेंगी। और जनगणना कौन करेगी, जनगणना आपको सेंसस कौन करेगी, सेंसस आपको केंद्र सरकार करेगी। तो आपसे प्रश्न बार बार पूछा जाता है, और इंटरव्यू बोर्ड में जब मैं बैठता हूं तो वहां पर यही कॉन्सेप्ट पूछता हूं कि बिहार क्या कराई है, बिहार जनगणना कराई है या गणना कराई। तो बहुत से लोग क्या कहते हैं, जनगणना बोल दे रहे हैं, क्योंकि उनको बेसिक चीजें नहीं पता है कि जनगणना केवल केंद्र सरकार करा सकती है, राज्य सरकार को यह अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, यह केंद्र का विषय है। तो इसलिए कंफ्यूजन मत आप लोग होइएगा। जहां भी जातीय जनगणना की बात हो रही है तो समझिएगा केंद्र के संदर्भ में बात की जा रही होगी, जहां गणना की बात हो रही होगी वहां समझिएगा राज्य सरकार के संदर्भ में बात हो रही होगी। सिंपल सा अर्थ समझिएगा। तो राष्ट्रीय जनगणना के जटिल इतिहास क्या है उसके लिए हम लोग देखते हैं। 2024 तक आम चुनाव, देखिए आम चुनाव कहाँ होता है, केंद्र सरकार पर होता है। तो जातीय जनगणना की बात हो रही है। 1951 से 2000 तक स्वतंत्र भारत में जनगणना के बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आंकड़े जारी किए गए, लेकिन दूसरी जातियों को नहीं। इससे पहले 1931 में हर जनगणना में जातिवार आंकड़े किए गए थे। 2031 तक किया गया था, ध्यान रखिएगा। पहले 2031 तक, 31 लास्ट था जिसके बाद जनगणना नहीं किए गए। अब कब से हो रही है देश में जातीय जनगणना, इसको लेकर प्रश्न चिन्ह है। 2021 की जनगणना नहीं हुई थी, मैंने आप लोगों को बताया था कि 2026 में परिसीमन होना है। और 2019 में जब कोरोना महामारी आई तो उसमें स्टैंड कर दिया गया था कि 2026 में जनगणना और परिसीमन एक साथ कराए जाएंगे ताकि समायोजन किया जा सके। नहीं तो फिर 2021 में जनगणना होता तो फिर 2026 में हमें जनगणना करा के परिसीमन कराना होता, क्योंकि नवीन आंकड़े हमको चाहिए थे उस वक्त का जब 2026 में परिसीमन होगा। ठीक है ना, परिसीमन होगा। आर्टिकल आप लोगों को पता ही होगा किस आर्टिकल के तहत परिसीमन कराया जा सकता है, फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो 2026 में जब परिसीमन कराया जाए, इसलिए नवीनतम आंकड़े हमें चाहिए, जो ताजा हो, जो नवीन हो। तो 2021 में हम करा जाते तो 5 साल का गैप हो जाता, तो इस 5 साल को भरने के लिए पुनः हमें देश में जनगणना करानी पड़ जाती, तो यह समस्या अतिरिक्त खर्च की हो जाती है। इसलिए इस वर्ष 2021 की जनगणना को स्टैंड कर दिया गया, रोक दिया गया। एक तो पहला कारण कोरोना था, दूसरा कारण यह भी था 2026 में परिसीमन कराना है। तो दोनों साथ ही साथ हो जाएंगे, एक ही पैसे से दोनों हो जाएंगे। कुल मिलाकर बात हम लोग करेंगे कि परिसीमन के बाद की स्थितियों में हम क्या जातिगत जनगणना कराने के लिए आंकड़े प्रकाशित करेंगे। इसके लिए 2010 के कानून मंत्री जब थे वीरप्पा मोइली, उन्होंने 2000 प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह थे तत्कालीन प्रधानमंत्री, उनके 2011 में एक पत्र लिखकर जनगणना कराकर जातीय और समुदायों के आंकड़े जुटाने की मांग की थी।
पर 2011 में तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने चर्चा के दौरान पेचीदा सवालों का हवाला दिया। पर आज वही सरकार, वही लोग बोल रहे हैं कि देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। तो सोच के देखिएगा कि रास्ते कितने कठिन हैं हमारे राजनीति के, ठीक है ना। जब अपना कार्यकाल आता तो पेचीदा लगता है। उनके द्वारा बोला गया था कि ओबीसी की केंद्र की सरकारी लिस्ट अलग है, राज्य की लिस्ट अलग है, तो दोनों के लिस्ट और किन्हीं किन्हीं राज्यों में लिस्ट है ही नहीं। तो यह पेचीदा कार्य होगा जिससे हमें समायोजन का समस्या होगा, अर्थात केंद्र और राज्य के बीच जातियों के समायोजन हम कैसे करेंगे उसकी समस्या होगी। यह बहुत बड़ी प्रश्न था और जो अपने स्तर पर वो सही भी था। कुल मिलाकर बात हुई, नहीं कराया गया। मौजूदा सरकार का रुख क्या है? तो केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री जो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, उन्होंने लोकसभा एक सवाल में जवाब कहते हुए कहा कि भारत सरकार नीतिगत फैसला लिया है कि जनगणना में एससी एसटी के अलावा बाकी आबादी की गणना न की जाए। उसके लिए रोहिणी कमेटी आप लोग गठित की गई थी, आप लोग को चर्चा परिचर्चा किया गया है। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा रोहिणी समिति की रिपोर्ट क्या कहती है, रोहिणी समिति की रिपोर्ट क्या कहती है, उसने जातिगत जनगणना के संदर्भ में क्या क्या बातें की है। कुल मिलाकर बात की जाए तो सामाजिक आर्थिक आंकड़े कराई जाएगी जहां पर ऐसे ऐसे बातें उभर कर सामने आ रही है। तो चलिए अब हम लोग फिर मिलेंगे। देखिए एक आर्टिकल है संवैधानिक मूल्यों का संकट, यह कपिल सिब्बल जी का अपना वैचारिक मत है। मैं इस मत से वाकिफ नहीं हूँ, रीजन उसके पीछे है। देखिए संस्थाओं के हनन अगर होता, संस्थाओं का अगर हनन होता तो आर्टिकल 50 के तहत हमारे पास कार्यपालिका प्लस विधायिका का कॉन्सेप्ट है, न्यायपालिका का कॉन्सेप्ट है। अगर कार्यपालिका विधायिका बेहतर कार्य नहीं करती तो न्यायपालिका उसके संदर्भ में नीतिगत निर्णय ले सकती है उसके क्रियान्वयन से संबंधित। कुल मिलाकर उस पर निगरानी कर सकती है, आरोप लगा सकती है या आदेश दे सकती है किसी संस्था के आरोप के संदर्भ में कि आप नीतिगत फैसले नहीं ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात अगर ऐसी रहती कि संस्थाओं का क्या हो रहा, अलोकतांत्रिकरण किया जा रहा है, तो इस संदर्भ में समझने का प्रयास कीजिएगा। संस्थाएं कल भी जिंदा थी, ठीक है ना। हमने आपातकाल का भी दौर देखा है, आपातकाल का भी दौर देखा, उस समय भी संस्थाएं जिंदा थी, अपने अनुसार काम कर रही थी। आज भी संस्थाएं काम कर रही है, कल भी आने वाले समय भी संस्थाएं काम करेगी। कुल मिलाकर बात यह हो रही है कि संस्थाओं का व्यक्तिकरण नहीं किया जाना चाहिए, व्यक्तिकरण नहीं किया जाना चाहिए। जब आपातकाल का दौर चल रहा था उस समय इंदिरा गांधी शासन प्रशासन था, उस समय भी हमारे चुनाव आयोग में डीडी सेशन थे जिसने आमूलचूल परिवर्तन चुनाव आयोग में किए थे। तो व्यक्ति विशेष पर डिपेंड करता है कि वह संस्कृति को कैसे बढ़ाए, न कि संस्था में सरकारी हस्तक्षेप डिपेंड करता है। अगर व्यक्ति विशेष चाह ले, सत्ता और सत्ता के अभ्यास के कॉन्सेप्ट को समझ ले तो सरकार के विरुद्ध भी जाकर काम कर सकता है, वो अपने संस्थाओं को मजबूत करने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पर बात यह हो रही है उनकी वैचारिक मत अलग हो सकती है, लाजमी ऐसे होनी भी चाहिए क्योंकि प्रश्न तो किया जाएगा तो ही तो सुधार होगा। तो इनके प्रश्न को जरूर देखिएगा। सार्वजनिक मंचों पर इस प्रकार से मंच हमारे द्वारा नहीं दिए जाएंगे, इससे बहुत से एस्पिरेंट डिमोटिवेट हो सकते हैं या तो उनकी राय अलग हो सकती है। हम हमेशा सरकार की संस्थाओं के संदर्भ में बात करेंगे, उसके मजबूतीकरण की बात करेंगे। कुछ भी अगर खामियां नजर आ रही है उसको दूर किया जा सकता, दूर करने के प्रयास किए जा सकते। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगा दे, क्या एक ही व्यक्ति एक ही शासन प्रशासन उसके लिए जवाबदेह है? बिल्कुल ऐसा नहीं माना जा सकता है। बहुत सी संस्थाएं, अगर ऐसी बात है तो यहाँ इनके द्वारा बात की जा रही भाजपा शासित प्रदेशों में या भाजपा शासित जो केंद्र सरकार है वहां पर संस्थाओं को मजबूत, जो संस्थाएं उसको कमजोर किया जा रहा है। और यहाँ पर मान के चलिए जहाँ पर भाजपा शासित राज्य में नहीं है वहां पर संस्थाओं की क्या स्थिति है। तो आप कुल मिलाकर देखिएगा दोनों जगह स्थितियां वैसी ही हैं, कमोवेश कम ज्यादा है। पर यहाँ पर मैंने आप लोग को एक कॉन्सेप्ट समझाया, सत्ता और सत्ता का अभ्यास, यह मूल कारण है किसी चीज को समझने के लिए। कोई व्यक्ति विशेष कैसे कार्य करेगा इसका निर्धारण वही करेगा व्यक्ति विशेष का स्टेटस कैसा है, वो संस्था के स्तर पर हो या राजनीतिक केंद्र बिंदु के स्तर पर हो। इसे जरूर समझते हुए आगे बढ़िएगा। कल फिर हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए दैनिक जागरण के नए न्यूज़पेपर एनालिसिस में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।